हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। सबसे पहले जानेंगे क्रिया होती क्या है। तो हम लोगों ने आम भाषा में सुना ही रखा होगा कि किसी काम को करना या किसी काम का होना वो कहलाता है हमारा क्रिया, लेकिन इसकी परिभाषा जानना भी जरूरी है। लिखा हुआ है ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, सोना, ये कोई काम हो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई चल रहा है, तो ये कहलाएगा आपका क्रिया। ठीक है। अब अगर आपको क्रिया को समझना है तो उसके पहले आपको सबसे पहले कर्ता और कर्म को भी समझना जरूरी है। लेकिन हम सबसे पहले जानेंगे क्रिया के उदाहरण, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि, ये सारे हैं हमारे क्रिया के उदाहरण। क्रिया की बहुत साधारण सी परिभाषा है, किसी काम को करना या किसी काम का होने से जो हमें बोध हो वो कहलाएगा आपका क्रिया। ठीक है। अब जानते हैं क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले कर्ता क्या होता है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कर्ता और कर्म में, तो ध्यान देना। लिखा है जो कोई काम करता हो वो कहलाएगा आपका कर्ता। ठीक है। जैसे राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है? आम राम खाता है, तो जो राम शब्द है वो होगा आपका कर्ता। वैसे ही आई बात कर्म पे, तो कर्म वह चीज है जो किसी व्यक्ति को करनी होती है। कर्म वह चीज है जो किसी व्यक्ति को करनी होती है। तो मैंने हमेशा से आपको एक बात कही है कि अगर आपको व्याकरण को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको व्याकरण के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को देखना होगा। जैसे उदाहरण है कि राम आम खाता है, तो इतना तो समझ गए कि जो राम है ये हो गया आपका कर्ता। अब राम क्या खाता है? राम अगर प्रश्न पूछें तो राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो जो आम है वो हमारा हो जाएगा कर्म। याद रखना, आप लोगों ने कारक भी पढ़े होंगे, वीडियोस भी हैं कारक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। कारक में हमने कारक चिन्ह पढ़े, यानी कि कारक की विभक्तियां, कर्ता ने और कर्म को, ये दोहा पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो कर्ता जो कोई काम कर रहा है, ठीक है, और कर्म वह है जो काम उस व्यक्ति को करना है। ठीक है। तो राम आम खाता है, राम हो जाएगा कर्ता, आम खाना तो आम हो जाएगा आपका कर्म। अब जानते हैं क्रिया के कुछ उदाहरण। राकेश गाना गाता है, तो यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो वो यह आपकी क्रिया के उदाहरण। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है और घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो याद रखना ये आपके कहलाएंगे कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, इन्हीं से वाक्य की संरचना होती है। कर्ता कर्म और क्रिया, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जानते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो होता है क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद और साथ ही साथ संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है। अब जानते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबने सुना हुआ है कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम बात कर रहे थे कर्म और कर्ता की। अब आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को तभी समझ पाओगे जब आपको कर्म और कर्ता के बीच में अंतर पता हो कि कर्म कौन है और कर्ता कौन है। तो जानते हैं सबसे पहले अकर्मक क्रिया क्या होती है। लिखा है आपको जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। बहुत साधारण सी परिभाषा है कि जिस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़े, कर्म पर उसका कोई प्रभाव ना हो, जिस वाक्य में कर्म का अभाव हो। ध्यान रखना यहाँ पे इस क्रिया में, यानी कि इस अकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म का अभाव रहेगा और जो पूरा प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ेगा, ये कहलाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। इसको बहुत असाधारण तरीके से समझे तो इतना याद रखना
रखना है कि इसमें सिर्फ कर्ता होता है, कर्म नहीं होता। यानी कि क्रिया का जो फल है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, वो कहलाती है हमारी अकर्मक क्रिया। याद रखना, अकर्मक और सकर्मक में किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन क्रिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छा करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रिया से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कोई वाक्य दिया हो और आपसे कहा गया हो इसमें कौन सी क्रिया है, क्रिया को पहचानिए। या फिर अगर बोर्ड्स एग्जाम में आप हैं तो आपको पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या फिर संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। चलिए अब जानते हैं उदाहरण। जैसे श्याम पढ़ता है, ये एक उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। पूछ लिया जाता है कि अकर्मक क्रिया के उदाहरण बताइए, तो ऐसा ही उदाहरण बताना है जिसमें आपका कर्म का अभाव रहे। लिखा है श्याम पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, ठीक है, तो ये होगी आपकी अकर्मक क्रिया। ध्यान रखना, क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जहां पर सिर्फ कर्ता होता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वो कहलाती है अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर कर्म का अभाव रहता है। कर्ता और कर्म को पहचानना जरूरी है इस क्रिया के लिए। अब जानते हैं अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको हमेशा कर्म का अभाव ही मिल रहा होगा। राजेश दौड़ता है, तो दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राजेश पे। तो बहुत आसान है इनको पहचानना कि ये है आपकी अकर्मक क्रिया। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है क्रिया को पहचाने, कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक। तो आप तभी पहचान पाएंगे जब आप इनसे संबंधित नियमों को याद रखेंगे। तो याद रखना है कि राजेश दौड़ता है, क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, ये है आपकी अकर्मक क्रिया। फिर आया आपका सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, या फिर राम बचाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इन सारी क्रियाओं का जो फल है वो सिर्फ कर्ता पर ही पड़ रहा है। बहुत आसान है, ये कहलाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। कर्म और कर्ता को, मैं एक बात बार बार कह रही हूं कि आपको कर्म और कर्ता पहचानना आना चाहिए। अब जैसे हमने जाना अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता होता ही होता है, वैसे ही हम आते हैं सकर्मक क्रिया पे। इस क्रिया में कर्म का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको एक ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें कर्म भी हो और कर्ता भी हो। लिखा है इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। तो ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की कि ये जो सकर्मक जो क्रियाएं हैं इनका जो फल है वो सिर्फ कर्म पर पड़ता है। जैसे अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वैसे ही सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्ता का अभाव, कर्म का अभाव होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। लिखा है सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, सकर्मक। ठीक है, साकर्मक, इस शब्द से ये याद रखने की ट्रिक है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, कर्म का अभाव। उदाहरण है विकास पानी पीता है। ठीक है, तो विकास क्या पीता है, पानी। तो ये जो पानी है ये कहलाएगा आपका कर्म, विकास करता पानी कहलाएगा आपका कर्म। इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पानी पर पड़ रहा है, अतः यह कहलाएगा आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, तो राम और खाना, राम हो जाएगा आपका कर्ता, खाना हो जाएगा आपका कर्म। तो राम खाना खाता है, तो इसका जो प्रभाव है वो खाना पर पड़ेगा, यानी कि कर्म पर पड़ेगा। राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। ऐसे ही आपको याद रखना है सकर्मक क्रिया जहां पर कर्म हो, अकर्मक क्रिया जहां पर कर्म का अभाव हो। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं सकर्मक क्रिया के। रमेश फल खाता है, तो जो फल है वो कहलाएगा आपका कर्म। याद रखना सकर्मक क्रिया में कर्म होता ही होता है। सुदर्शन गाड़ी चला रहा है, तो सुदर्शन क्या कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है,
तो ये भी आपका आएगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। ये जितने भी वाक्य है ये कहलाएंगे आपके सकर्मक क्रिया। याद रखना, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वाक्य दिया होगा अगेन फिर से, और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी क्रिया है। अगर उसमें कर्म है तो वो कहलाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, और अगर उसमें कर्म नहीं है वो कहलाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। याद रखना, क्रिया के भेदों का भी वर्गीकरण दो आधार पे होता है, रचना के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। अब जो सकर्मक और अकर्मक हैं ये है आपकी रचना के आधार पर। अब आती हैं आपकी ये क्रियाएं, ये है आपकी संरचना के आधार पर। तो याद रखना, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। अगर पूछ लिया जाए क्रिया के कितने भेद हैं, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है सिर्फ अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो बताना है चार, और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। इस तरीके से क्रिया का वर्गीकरण होता है, मतलब क्रिया को इन नामों पे, इन प्रकारों में बांटा जाता है। अब है संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु। इनसे हमेशा एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। परिभाषा है, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, जैसे पढ़वाना, लिखवाना आदि। याद रखना, व्याकरण को समझने के लिए आपको उसके उदाहरण को समझना जरूरी है। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि किसी के प्रेरणा के द्वारा। आसान शब्दों में समझे तो जिस क्रिया में जो करता है वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी और से कार्य करवा रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उदाहरण है, माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता है ये है कर्ता, लेकिन कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। याद रखना, यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, पढ़वाना, लिखवाना, ये आएंगे आपके प्रेरणार्थक क्रिया में। जहां पर बहुत आसान तरीके से इसको याद रखो कि जहां पर कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवा रहा है, वो कहलाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अब जानते हैं नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु समझ ही गए होंगे, अगर नाम की बात आ रही है तो सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम का नाम आएगा। लिखा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अगर कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हैं तो ये क्रियापद कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नाम धातु क्रिया। याद रखना, आपको शब्दों को भी पहचानना है कि ये शब्द संज्ञा का शब्द है या फिर ये सर्वनाम का या फिर ये कोई विशेषण है। इसके लिए आपको डिटेल से सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको संज्ञा बताई गई है, सर्वनाम और विशेषण सब कुछ बताया गया है। याद रखना, क्रिया को समझने के लिए आपको इसके पहले की व्याकरण को समझना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे शब्द आया है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तो इनसे मिलकर जो नया क्रियापद बना वो कहलाएगा आपका नाम धातु क्रिया। जैसे हत्याना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना इत्यादि। ये जो शब्द है, ये जो क्रियापद हैं, ये कहलाते हैं आपके नाम धातु क्रिया। आसान इसको याद रखने की ट्रिक ये हो जाती है कि नाम अगर आ गया तो समझ लो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त मतलब कि किसी के मेल से ही बन रही है। लिखा है ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बने वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। एकल क्रिया जिसमें एक ही क्रिया हो, संयुक्त क्रिया जिसमें कोई दो क्रियाएं मिलकर बने, वो कहलाएगी संयुक्त क्रिया। जैसे खा लिया,
चल दिया, पी लिया आदि। याद रखना व्याकरण में दोहों में उदाहरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे ही आपको अगर व्याकरण का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो उसमें सबसे ज्यादा आपको उस रिलेटेड एग्जाम्पल्स करने होंगे, उदाहरण करने होंगे। अगर समझना है कि संयुक्त क्रिया क्या है तो उसके उदाहरण को समझो, ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास करो। लिखा है मीराबाई स्कूल चली गई, वह खा चुका, मीरा महाभारत पढ़ने लगी और प्रियंका ने दूध पी लिया। तो यहाँ पे कोई जो क्रियाएं हैं, जो आपस में दो क्रियाएं हैं, तो ये कहलाएंगे आपकी संयुक्त क्रिया। याद रखना ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हुई है वो कहलाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कृदंत क्रिया। हम लोगों ने कृदंत प्रत्यय भी पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कृदंत क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नाम क्रिया रूप, उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए, वो कहलाएगा आपका कृदंत क्रिया। याद रखना कृदंत प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पे बात हो रही है कृदंत क्रिया, जब क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, याद रखना कोई एक मूल शब्द दिया है और मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, तो उससे एक नया शब्द बन गया। अब जब किसी वाक्य में वो क्रिया, वो प्रत्यय से जुड़ा शब्द बन रहा है, मूल शब्द में प्रत्यय लग के कोई नया शब्द बन रहा है, कोई नई क्रिया बन रही है, वो कहलाएगी आपकी कृदंत क्रिया। जैसे उदाहरण है दौड़ना, भागना आदि। अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्रिया को पहचानना कैसे है, बहुत आसान है, इनके नियमों को बहुत ध्यान से देखो। एक बात फिर है कि अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन वीडियो को देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना क्रिया क्या कहलाती है, किस बहुत आसान है, किसी काम को करने का बोध या किसी काम के होने का बोध हमारी कहलाएगी क्रिया। अब साथ ही साथ ये भी जान लो क्रिया के कितने भेद हैं। अगर नॉर्मल शब्दों में पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। वैसे ही सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, वैसे ही संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। तो ये सारे भेद आपको याद रखने हैं और याद रखना व्याकरण पढ़ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करो। अगर उदाहरण करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करो। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।